हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक और नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं 10th क्लास का लाइट सीरीज़ का। इससे पहले हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा उस वीडियो को ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की है। अगर वो चीज़ें नहीं देखी हैं या थोड़ा बहुत भी लाइट आता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम होने नहीं वाली। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई गई हैं। हमने अभी तक पिछली वीडियो में क्या क्या चीज़ें देख ली थी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पोल के बारे में कि पोल कुछ होता है। मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, पहले तो स्फेरिकल सरफेस के अंदर ही पोल होता है, यानी स्फेरिकल सरफेस जो स्फीयर का कुछ पार्ट रहे हो। अब इसमें कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हमने कोई रैंडम ले लिया। इसमें पोल पोल क्या होता है कि जो हमारा कर्वेचर है, यानी जो हमारी ये चम्मच का आगे वाला सिरा लिया हुआ था हमने, इसका जस्ट जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, ये वाला पॉइंट। और पोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी सिंबल से, यानी पी। तो पोल के में पता लग गया पोल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हमारी स्फेरिकल बॉल थी जिसका ये हिस्सा है, उसका सेंटर जो था उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वही रेडियस है जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा है, उस स्फीयर का जो रेडियस है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसमें कोई फारसी की आंख है नहीं। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज जिसको शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, वो है प्रिंसिपल, PRINCI, पल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस होती है द इमेजिनरी लाइन या द लाइन विच passes थ्रू, कहाँ से, C एंड P। अब ये C और P क्या है, C और P अपना वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P यानी पोल, इन दोनों से निकलने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस लास्ट क्लास में शायद नहीं लिखाया था, इसलिए इसको नोट कर लो। इसके बाद हम इसको रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने पिछली क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी ली थी और प्लेन मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन को भी देख लिया था, तो अब हम कहाँ पर आ चुके थे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। और हमें इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझनी थी। हमने सबसे पहले वीडियो में पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, लॉज पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के लॉ। फिर उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन पढ़ने के बाद हमने प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, क्या होती है या रियल होती है, उसके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने स्फेरिकल सरफेस के बारे में डिस्कस किया था। स्फेरिकल सरफेस होते क्या हैं, स्फेरिकल सरफेस के टाइप क्या क्या होते हैं, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, हमने उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सेंटर बाहर और अंदर होता है, उसको भी हमने पढ़ लिया था। अब उसके नेक्स्ट कहानी जो डायरेक्ट बनती है वो बनती है इमेज फॉर्मेशन। इमेज हेडिंग डाल लेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कौन से सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस। मिरर्स लिख दे, मिरर्स, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ये फ्रेम में आ रहा है जी नहीं, थोड़ा साफ करो और फिर दोबारा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, इसके बारे में हम आज डिटेल में वार्तालाप करने वाले हैं। फिर से ये सरफेस
चाहते कैमरा आगे नहीं होगा आज। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, यानी स्फेरिकल सरफेसेस में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक सरफेस के स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, कोई भी ऐसे कर्व, किसी भी स्फीयर का कोई कटा हुआ हिस्सा। अब मान लो हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, यानी केव वाला पार्ट शाइनिंग सरफेस हो, ठीक है। इसमें कुछ सी भी है और एक पी पॉइंट भी है। अब हमने अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा तो किस किस तरह से लाइट लेंगे, पहले इसकी हम बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सी। अब जब एक इसमें एक चीज़ और मैं बताने भूल गया पीछे, वो क्या है कि इसमें एक फोकस पॉइंट भी होता है। फोकस पॉइंट अब क्या होता है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद सारी पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही हैं वो सीधा एक पॉइंट से पास हो रही होती है। मतलब बोला क्या है मैंने अभी इसमें बोला गया है ये कि ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन सी और पी से पास हो रही है। लेकिन अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो ये कहाँ से निकलेगी, ये निकलती है हमेशा फोकस वाले पॉइंट से। अब ये फोकस पॉइंट क्या होता है, जिसको फोकस बोलते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। इसे छोटे एफ से डिनोट कर रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन है द इमेजिनरी पॉइंट, या फिर द पॉइंट लिख लो, by which rays coming parallel to principal axis goes after reflection। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से, जिस इमेजिनरी पॉइंट से सारी पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज निकल रही होती हैं उसको हम फोकस पॉइंट बोल रहे होते हैं। और एक ये छोटी सी बिंदु होती है एफ, और एफ कहाँ पर होती है, कितनी दूर होती है शीशे से, मिरर से, उसके बारे में भी बताई देता हूँ। एफ इक्वल्स टू रेडियस अपॉन 2, यानी रेडियस के जस्ट हाफ में हो रही होती है ये। और यहाँ से देख भी सकते हो लगभग मैंने इसे सेंटर के हाफ रेडियस के मिड में ही बनाया है। यानी जो भी रे अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो एफ पॉइंट से निकल के जा रही होगी किसी भी केस में। तो इसके बारे में पहले फोकस पॉइंट को उतारो जल्दी से फटक से, फिर आगे थोड़ा सा करते हैं। ये डेफिनेशन वो थी जो हमें पीछे ही इंक्लूड कर देनी चाहिए थी, खैर दिमाग से स्लिप हो गई। अब हम कवर करते हैं इसके बारे में और आगे चलते हैं। फोकस तो दो कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन में। इसमें रे डायग्राम कैसे जाएगा, यानी रे किधर से आने के बाद किधर से जा रही होगी, उसकी दो कंडीशन होती है केवल, उनको तुम थोड़ा याद कर लो। वो है कि अगर कोई रे, पहली कंडीशन, इफ रे इज कमिंग पैरेलल, ये 11 जो होता है ये पैरेलल होता है, टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद, इट गोज थ्रू फोकस, यानी फोकस से होकर निकलती है रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। दूसरा केस, इफ एनी रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ curvature
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके निकलती हुई रे कोई आ रही है, देन इट retraces its path। मतलब इसने बोला क्या है यहाँ पर बोला इसने ये चीज कि अगर कोई रे, पहला केस हम देख चुके हैं कि रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होके निकलेगी। अभी के लिए हम इस केस को साफ करते हैं और अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या बोलते हैं? अगला केस बोलता है अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलते हुए आएगी तो अब यहाँ पर हम लॉ लगाएंगे, कौन से वाला? आई आर वाला लॉ। आई आर लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे सरफेस पर। अब 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि सेंटर सर्कल पर अगर कोई परपेंडिकुलर डालना है तो वो सेंटर से पास होकर डालता है। तो परपेंडिकुलर ये और ये नॉर्मल के साथ अब कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, और 0 से ही वापस जाएगी, यानी जिस तरह से आएगी उसी तरह से वापस निकल लेगी। और जो पैरेलल वाला केस था उसके बारे में भी थोड़ा सा रे डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ से होगा? सेंटर से। सेंटर से सरफेस पर जो डलता है वो परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर अब देख रहे होंगे हम, तो जो ये वाला एंगल है इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आई बराबर आर हो रहा होगा यहाँ पर भी, इसीलिए वो फोकस से पास होके जा रही होती है। अगर फोकस से पास नहीं होगी, किसी और पॉइंट से निकलेगी तो एंगल कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? ये इंसिडेंट रे। और सेंटर से पास होने वाली के केस में इंसिडेंट एंगल भी 0 हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, यानी जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वो चली गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ से रे आ रही है और सामने से तुमने इसे शीशा दिखा दिया और ये वापसी निकल देगी 90 डिग्री पर टकरा कर। थोड़ा सा मैं इसे फील से समझाते हैं। मान लो रे आई, आने के बाद सामने तुमने परपेंडिकुलरली बिल्कुल एक शीशा रख दिया, रे आएगी 90 डिग्री पर टकराएगी और बिल्कुल वापसी ऐसे ही निकल लेगी। ये होता है हमारा सेंटर वाला केस, यानी केस नंबर 2। अब एक तीसरा केस होता है और ये अंतिम केस है। तीसरे केस में क्या होता है? इफ एनी रे strikes at P, P क्या है? ये पोल पर, यानी पोल पर अगर कोई टकराती है, then it follows, वैसे फॉलो तो सब में करती है लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशन, then it follows simple law of रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, बस इसको फॉलो करा दो और बात खत्म। क्या ये फ्रेम में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर केवल हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। पहले इन दो केस को साफ कर देता हूँ ना, उसके बाद आप तीसरे केस को हम समझ रहे होंगे। इसने क्या बोला? अगर कोई रे कहीं से आने के बाद हमारे पोल पर टकराती है तो यहाँ पर हम सीधा एंगल आई और एंगल आर वाले रूल को फॉलो करवा देंगे, एंड दैट्स इट। सॉरी, ये एंगल इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर हो रहे होंगे। अब ये क्या हुआ है? यहाँ पर नॉर्मल कौन है? यहाँ पर नॉर्मल एक्ट करेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। वो किस तरह से? क्योंकि सेंटर से तो ये पास होके निकल ही रहा है, सेंटर से और पोल से तो पास होके निकल ही रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर नॉर्मल, और नॉर्मल से ही हम नाप रहे होंगे एंगल। अब ये वाला एंगल जो है ये इंसिडेंस एंगल है और नीचे वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो कि दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हमारी रे स्फेरिकल सरफेस पर टकराने के बाद कहीं भी जा रही होती है और इन 3 कंडीशन को फॉलो करती है। इन 3 में से किसी ना किसी एक में तो वो जरूर फॉल कर रही होगी। हो सकता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना है। ये रे पैरेलल थोड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो काटते हुए जा रही है।
तो ऐसे हो सकता है कि टेढ़ी मेढ़ी जाए, लेकिन आई आर को तो हर केस में वैलिड ही फॉलो ही करेगी। अब ये जो दो कंडीशन है इनको तो सीधा सीधा रट लिया जाता है ताकि फोकस से वो निकलती हुई जाए, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। लेकिन ये पोल वाला जो केस है इसमें तो चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, और ये ही चीज़ हकीकत में हर जगह हो रही होती है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत सा बढ़िया सा डाउट अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया हो, यहाँ पर तो हमने कॉनकेव मिरर को लेकर सिंपल सी कहानी को बता के और समझा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उस केस में क्या हो रहा होगा? क्या वहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस है? जी हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इधर की तरफ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर पोल है, ये तो होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो, या फिर ऑब्जेक्ट को छोड़ो अभी यहाँ पर सीधे सीधे रे चलाते हैं, जहाँ पर कोई रे आए, आने के बाद इस पर टकराए, और टकराने के बाद अब वो कहाँ जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जी बिल्कुल। अब वो किधर की तरफ जाएगी? वो एक्ट करेगी फोकस पर जाने का। इमेजिनेशन करो, इधर की तरफ दिखेगी वो। अगर वो यहाँ पर ये नहीं होता, मिरर कॉनकेव होता, तो वो फोकस पे मिलती, और कॉनकेव में भी फोकस पर मिलेगी। लेकिन रियलिटी में शीशे के पार जाएगी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ पॉलिश है। तो इसके जस्ट हम उल्टा निकल लेंगे, रे ऐसे जा रही होगी। ये हुआ अपना रे डायग्राम कॉनकेव के केस में, जब बात आ रही हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। लेकिन अगर वो सीधा आके पोल पर हिट कर रही है तो क्या होगा? पोल पर हिट करने वाली फिर से अपना वही आई आर वाला रूल फॉलो करेगी और ऐसे निकल जाएगी। लेकिन अगर वो आ ही सीधा फोकस पे रही हो तो फिर वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस केस में सीधा फोकस पे आके फोकस से पास होके निकल रही हो रे, तो फिर क्या होगा? ये टकराएगी और फिर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। समझ रहे हो? अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से पास होके निकल रही है तो पैरेलल निकलेगी। हर ये दो केस जो है ये इंटरचेंजेबल है आपस में। मान लो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। लेकिन अगर वो सीधा पोल पे हिट कर रही है तो पोल पे सीधा एंगल आई आर वाले रूल को फॉलो करते हुए नीचे जाएगी, और अगर नीचे से आ रही है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। और सिमिलरली अपना तीसरा केस, अगर ये सेंटर से होके निकल रही है तो वापसी चली जाएगी। वो तो एक ही केस है केवल, उसमें कोई दूसरा बनेगा नहीं काउंटर उसका केस। इसी तरह से इसमें पैरेलल अगर आ रही है तो फोकस पे जाने की एक्टिंग करेगी, लेकिन निकलेगी पीछे की तरफ, क्योंकि शीशे के पार निकल नहीं सकते। और अगर उधर की तरफ से सीधा फोकस पे हिट करने की सोच रही थी तो टकराने के बाद वो उधर की तरफ चली जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि शीशे के पार जा नहीं सकती। और इसी तरह से यहाँ पर भी अगर वो सीधा पोल पे हिट करती है तो आई आर वाले रूल को फॉलो करेंगे और इधर की तरफ चली जाएगी, और अगर इधर की तरफ से आएगी तो फिर से पोल पर हिट करने के बाद आई आर रूल को फॉलो करते हुए वो उधर की तरफ चली जाएगी। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर ये जो इमेजिनरी लाइन आ रही है, अगर ये इस तरह से आ रही होती, रे फोकस पे हिट कर रही है, अगर फोकस को हिट करने की बजाय ये कहीं और पर हिट करती, और कहीं और से मेरा मतलब है सेंटर पर, इस तरह से हिट कर रही होती, तो फिर क्या होगा? क्या हम उस केस को पकड़े? जी हाँ, ये वाला केस पकड़ते हैं कि जब सेंटर से निकलती हुई रे आती थी तो अपने रास्ते को वापसी नाप लेती थी। सिमिलरली इसमें भी यही केस हो रहा होगा कि रे ऐसे आएगी और अपने रास्ते को ही वापसी नाप देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे बिल्कुल एंगल आई आर वाले रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मल उसी की डायरेक्शन में दिख गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों 0 डिग्री हो गए। 0 डिग्री कैसे? कि नॉर्मल भी वही है, भाई नॉर्मल कहाँ बनता है? सर्कल पे नॉर्मल सेंटर से पास होकर बनता है, और ये नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में हो गया जिस डायरेक्शन में हमारी रे आ रही है, और रे आने वाली डायरेक्शन में वो है, तो दोनों के एंगल कितने हो गए? 0 डिग्री। ये हो गया रे डायग्राम, यानी रे किस किस तरह से ट्रेवल करती है अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में, वो उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि अब हम कैपेबल हो गए हैं कि रे को किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से वो आएगी, किस तरह से वो जाएगी स्फेरिकल मिरर्स में। अब हम थोड़े थोड़े से इसके केसेस देखते हैं। मान लो
पहला केस, पहले लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसके बारे में जानते हैं। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? ये वाला, इसी को तो कॉनकेव बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें होती हैं, एक पोल होता है, एक सेंटर होता है, दोनों को जॉइन कर दो तो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कुछ बनता है। यहाँ पर फोकस होता है, एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोकस को। वहाँ पर जो स्मॉल बताया, स्मॉल पीछे डेफिनेशन में उसको करेक्ट कर देना, स्मॉल एफ तो फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस जैसे जैसे कुछ चीज़ें आती रहेंगी वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि कुछ डेफिनेशन वहाँ पे छूट गए हैं, जैसे फोकल लेंथ की भी छूट गई, और इमेज डिस्टेंस वो सब तो खैर बाद की बात है, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी कि इमेज की क्या दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कोई रे आई और रे आने के बाद टकरा के जाएगी, हमें उसकी सारी कंडीशन पता है कि रे किस तरह से अपने रास्ते को फॉलो कर रही होगी। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा हो, इन्फिनिटी यानी शीशे से बहुत दूर, तो इन्फिनिटी पे रखने का मतलब केवल यही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दूर रखा है। अब वहाँ से आने वाली हर एक रे पैरेलल होगी, चाहे वो पैर से आए, चाहे वो सर से आए, चाहे वो किसी भी एंगल पे टकरा के आती रही हो, चाहे वो किसी भी तरह से आए, हर रे को हम इन्फिनिटी आते ही पैरेलल समझ लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल रे आते ही कैसे निकलेंगी? सीधा फोकस से। भाई हर रे आके फोकस से निकल रही है। अब हमें दो रे चाहिए, इमेज चाहिए, दो रे चाहिए रही होती है ताकि हम इमेज फॉर्म कर सकें। और इमेज फॉर्मेशन की दो कंडीशन को फॉलो करने के लिए ये अपना हो गया इस तरह से, इन्फिनिटी से आ रही रे फोकस पे एक दूसरे को मिल गया और यहाँ पर इमेज बन रही है। और इमेज, अब देखो कुछ कंडीशन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इमेज डिस्टेंस, या फिर यूँ कह सकते हो इमेज पोजीशन, फिर इमेज का साइज, और फिर इमेज का नेचर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन बताते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ये केस नंबर 1 है जब ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी बहुत ही ज़्यादा दूर, शीशे से बहुत 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 ज़्यादा दूर। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम इस सांप से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज की पोजीशन क्या है, वो है एट फोकस। भाई फोकस पे बनी है जब इन्फिनिटी पर है। इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज, या फिर यूं कह लो हाईली, बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड यानी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दो। अब इन्फिनिटी पे तुम हाथी को खड़ा कर दो और कॉनकेव मिरर हो तो उसकी बिल्कुल बिंदी के बराबर इमेज बन रही होगी। यानी फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कितना लंबा चौड़ा, हाथी है या फिर क्या है, कुछ भी है, उसकी इमेज एक पॉइंट साइज बन रही होगी कॉनकेव मिरर के केस में, अगर वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो। लेकिन धीरे धीरे हम उसे इन्फिनिटी से मिरर की तरफ सरकाते हुए जाएंगे और तब देखते जाएंगे कि इमेज कहाँ कहाँ पर बन गई और किस किस तरह से बन गया इन्फिनिटी पर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर यानी अभी बताते हैं, नेचर ऑफ इमेज, क्या वो रियल है, क्या रियलिटी में रे एक दूसरे को काट रही हैं। अभी मैंने वर्चुअल और रियल का केस
प्लेन मिरर के केस में भी बताया था कि किस तरह से वो रियल और इमेजिनरी वर्चुअल होती है, रियल और वर्चुअल। यहाँ पर क्या सच में काट रही है, सच में काट रही है तो रियल हुई, और नहीं काट रही तो फिर वर्चुअल। क्या काट रही है रेज एक दूसरे को? जी हाँ, काट रही है। तो नेचर ऑफ एक तो हो गया रियल, एंड क्या इमेज उल्टी लटकी हुई बन रही है या फिर सीधी लटकी हुई बन रही है, किस तरह की इमेज बन रही है उसके बारे में अभी बस केवल आप लिख लो या फिर स्पेस छोड़ दो, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे किस तरह से इमेज बन रही होगी। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर केस, इसको जब फटाक से नोट करो, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। या फिर इसके बारे में भी लिख लो, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये इन्वर्टेड कैसे है, इसके ऊपर एक गोला बना लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, फटाक से नोट करो, फिर उसके बाद हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। सेकंड केस क्या बोलता है कि मान लो अब हमने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को सरकाना स्टार्ट किया, सरकाते सरकाते कहाँ लेकर आए, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से जस्ट पीछे लाके इसे खड़ा कर दिया। अब सेंटर से पीछे लाने के बाद इमेज अब कहाँ बनेगी उसके बारे में प्रिडिक्शन करो, पूरी कैलकुलेशन करो। हमें भाई नहीं पता कहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, यानी सी के परे, सी के पीछे, और इमेज कहाँ पर है हमें नहीं पता, बना के देखते हैं। यहाँ पर कुछ फोकस रहा होगा, एक रे निकालते हैं जो सीधा इसके पैरेलल जाएगी और टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी। दूसरी रे कहाँ से निकालें, क्या मैं सेंटर से निकाल दूँ, सेंटर से निकलेगी और सेंटर से ही वापसी चली जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पर टकराती है। क्या इमेज यहाँ पर बनी, तो इमेज कहाँ पर बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है इमेज। इमेज का साइज क्या है, क्या तुम्हें इतनी बड़ी इमेज का साइज थोड़ा छोटा नहीं दिख रहा है इससे, तो या तो स्मॉल इन साइज लिख लो, स्मॉल साइज, या फिर डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, यानी छोटी हुई है इमेज। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, क्या रियलिटी में रेज एक दूसरे को काट रही हैं, हाँ बिल्कुल हमें आंखों से ही दिख रहा है कि रियल में काट रही है। और क्या इमेज सीधी है या फिर उल्टी है, उल्टी को मैंने बोला था कि इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टी लटकी हुई। और इरेक्ट अगर बन रही है, इरेक्ट हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल सीधे खड़ी हुई, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज। और ये इरेक्ट बनती है हमारे प्लेन मिरर के केस में, इसमें भी बनती है, और जहाँ पर बनती है इसके बारे में देखेंगे। क्या ये सीधी खड़ी है या उल्टी लटकी है, उल्टी लटकी है क्योंकि इसका सर नीचे है। अब हमारी इमेज बनी है उल्टी, यानी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी इस केस में फॉर्म हो रही है। एक और चीज गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे होते हैं तो केवल हम उसके हेड से 2 रेज को निकालकर और उनको रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट देखते हैं कि वो कहाँ पर हो रही है, और वहां पर हम हेड की पोजीशन बना देते हैं। और जो पैर हैं उसके अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे टिके हुए हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसके पैरों को छेड़ें या उनसे कोई रे निकालें, सीधा का सीधा उसके पैरों को एज इट इज़ हम प्रिंसिपल एक्सिस पर ही टेक देते हैं। अगर हवा में होता तो बात कुछ और होती, लेकिन हवा में नहीं है तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर टेक देंगे, इसलिए इसके पैरों से कभी भी रेज नहीं निकाल रहे होते। अभी तक हमारे सिलेबस में रेज नहीं निकालेंगे, वो निकालते हैं 12th क्लास में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब 12th क्लास स्टार्ट होगी। अभी तो केवल इतना समझ लो कि अगर पैर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर टिके हुए हैं ऑब्जेक्ट के तो हम उसके पैरों से रेज नहीं निकालेंगे, सीधा का सीधा उसके पैरों को एज इट इज हम प्रिंसिपल एक्सिस पर ही टेक देंगे जहां उसके हेड की पोजीशन आएगी। नंबर 2, अगर हम इसको ए बी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का कोई तरीका, कोई फारसी की आंख नहीं है, अगर इसके हेड को ए और पैरों को बी लिखे तो इमेज को हम ए डैश, डैश का मतलब कि अलग हो गई है उससे, और इसको बी
डैश डिनोट कर रहे होते हैं, और ये होती है इसकी इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ए बी हो गई, और इमेज की हाइट की बात करें तो ए डैश बी डैश हो गई। अब हम दूसरा केस भी कर चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। फटाक से इसे नोट करो, उसके बाद हम इसको साफ करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, इसमें मेहनत कम लगेगी, वीडियो की लेंथ भी कम बढ़ेगी, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा नोट करने के लिए, अपने हिसाब से आप लोग नोट कर दे रहा हूँ। इस केस को भी साफ करते हैं। अब ये वाला केस ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें हमेशा एकदम बिल्कुल सही सही चीज़ें बनती हैं। एट सी, अभी तक हम सरकाते हुए इन्फिनिटी से लेके आए थे उसको सी से पीछे, अब लाके हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट सी। सी पर रखने के बाद क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। आई रे टकराई, टकराने के बाद फोकस से होते हुए निकल गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से रे को निकालूं टकराने के बाद, इसको थोड़ा ऐसे, यहाँ पर इसकी रे इंटरसेक्ट कर रही होंगी और यहाँ पर बनेगा इसका सिर। अब क्या तुम्हें साइज दिख रहे हैं? दिख रहे हैं तो अच्छी बात है। इमेज की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट तो रखा है, ये केस नंबर 3 है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट तो रखा है सी पर, सी के ऊपर रखा है, यहाँ पर है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज की पोजीशन क्या है? एट सी, यानी सेम पोजीशन पर इसकी इमेज बनी है। इमेज का साइज क्या है? नोट करना, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल इक्वल बना है इस केस में। यानी जो ऑब्जेक्ट का हमारे का साइज है वही इमेज का साइज होगा। और क्या रियलिटी में ये रेज एक दूसरे को काट रही हैं? जी हाँ, रियलिटी में काट रही हैं। एंड क्या सीधी खड़ी है या उल्टी खड़ी है? उल्टी लटकी हुई इमेज बनी है, यानी इन्वर्टेड। ये हुआ केस नंबर 3, फटाक से इसे नोट करो। और अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इसलिए अब ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करेंगे, हम फटाक फटाक से केस चलते रहेंगे। बेसिकली सारी चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, मैंने बताया था इस चैप्टर को पूरे को हम कंसेप्चुअली समझ के, आसानी से समझ के कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें फारसे के आप कोई है नहीं, सारे हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, यानी सारे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके डे टू डे लाइफ में। और इस तरह से हमारी रेज फटाक फटाक से इमेज बन रही होगी। इस बाद में इसकी एक टेबल फॉर्म भी बना देंगे। अभी ये नोट करो, नोट करने के बाद अगले पेज की तरफ चलते हैं। केस नंबर 4 की तरफ चलते हुए, केस नंबर 4, अब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर भी रख लिया था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे भी रख लिया था, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी भी रख लिया था। अब हम रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं टेक देंगे, कहीं पर भी हो सकता है या आगे पीछे। लेकिन अगर यहाँ पर टिकाया, इसके बाद ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही होगी उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। रे आई, एक पैरेलल रे निकाली इसके हेड से, वो आएगी टकराएगी और सीधा फिर फोकस से होकर निकल जाएगी, पास हो गई। दूसरी रे कहाँ से निकालें? क्या हम फोकस से निकाल लें? फोकस से आई, टकराई, और उसके बाद पैरेलल रे यहाँ पर काट रही है दूसरे को। ये ए बी यानी ऑब्जेक्ट, ये ए डैश और बी डैश यानी इमेज। इस केस में इमेज की पोजीशन कहाँ पर बनी? क्या बियॉन्ड सी दिख रही है, यानी सी के परे। क्या इमेज का साइज दिख रहा है? एन लार्ज यानी बड़ा। क्या नेचर ऑफ इमेज दिख रहा है? नेचर ऑफ इमेज, क्या ये रियलिटी में काट रही है एक दूसरे को? हाँ, रियल। क्या ये सीधी है या फिर उल्टी?
उल्टी है यानी इन्वर्टेड। ये हुआ अपना चौथा केस भी खत्म। यहाँ पर कोई डाउट आया नहीं होगा, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली चल रही हैं। हमने बहुत सारी, ये सारी चीज़ें हमने केवल फर्स्ट टाइम में ही पढ़ ली थी, जब रेज की मैं इंटरसेक्शन और ये बता रहा था कि रेज किस तरह से पास होती हैं किसी स्फेरिकल सरफेस से, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। और फिर तो बस ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे करते जा रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन बनाते जा रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ी चीज़ें सीधा देख देख के लिख रहे हैं। तो फटाक से नोट करो। अब बढ़ते हैं हम अपने केस नंबर 5 की तरफ, यानी नेक्स्ट केस। उसमें क्या होगा, ये फोकस, ये सेंटर। अभी तक हमने सी और एफ के बीच में भी ऑब्जेक्ट को रख लिया था, लेकिन अब की बार रख देंगे हम एट एफ, यानी फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। रखने के बाद अब देखते हैं जरा इसकी इमेज फॉर्मेशन। एक रे निकाली इसके हेड से, टकराने के बाद जाएगी कहाँ से, खुद फोकस से ही निकलेगी। दूसरी रे को निकालते हैं प्रिंसिपल, पोल से। पोल से टकराने के बाद ये भी ऐसे जा रही होगी। क्या दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल दिख गई? क्या पैरेलल रे यानी एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली रे कभी एक दूसरे को काटेंगी? इन्फिनिटी तक चलती चलती चली जाएंगी। क्या कभी ये एक दूसरे को काट रही होंगी? नहीं, हम ये बस इन्फिनिटी तक चलती चलती चली जाएंगी, और ये लगातार ऐसे ही पीछे की तरफ बढ़ती रहेंगी और कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही होंगी। तो यानी यहाँ पर एक इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। यानी जब ऐसा केस आता है उसमें हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर एक दूसरे को काट देंगी। इन्फिनिटी, FINITY, इन्फिनिटी। इमेज का साइज क्या होगा, यहाँ पर इतना बड़ा है, अगर यहाँ पर काटती तो इतना होता, यहाँ पर काटती तो इतना बड़ा, पीछे जा रही है तो इतना बड़ा, और पीछे जा रही है तो इतना बड़ा, और पीछे जा रही है तो इतना बड़ा, और इन्फिनिटी पे दे जाएंगी पता नहीं कितना ज़्यादा बड़ा। तो यानी हाईली enlarged, हाईली enlarged इसका साइज है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, क्या ये रियल है, क्या ये इमेज रियल है? हाँ, हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे को काट देंगी, तो ये हो गई रियल। और एंड क्या ये सीधी खड़ी हुई बनी है या उल्टी लटकती हुई बनेगी? भाई पीछे की तरफ बढ़ रही है, अगर यहाँ पे काटती तो उल्टी लटकी हुई तब भी बनती, यहाँ पर भी उल्टी लटकी बनेगी, यहाँ पर भी उल्टी लटकी बनेगी, तो पूरे इन्फिनिटी तक उल्टी ही लटकती हुई बनेगी, इनवर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। फटाक से ये वाला केस नोट करो, ये है केस नंबर 5। इसके बाद एक और केस और फिर बात खत्म। हाँ, तो यहाँ पर जब हम पहला केस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने इन्वर्टेड वर्ड को राउंड राउंड मार्क करवाया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ उल्टा या सीधा हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटे यानी डॉट साइज की थी। तो इन्वर्टेड हमने वहाँ पर कैसे लिख दिया, इन्वर्टेड इस तरह से लिखा था, देखो जब हमारी इमेज फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर इन्वर्टेड इमेज बनी है, धीरे से हमने फोकस से पीछे सरकाया तो बियॉन्ड सी हमारी इमेज बनी थी, यानी चौथे नंबर का केस, तब भी उल्टी लटकी हुई बनी थी। तो जैसे जैसे हम पीछे चलाते चले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज आगे बढ़ती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। क्या तुम देखोगे एक केस ऐसा आ रहा होगा जिस केस में ऑब्जेक्ट को हम सरकाते सरकाते पीछे ले गए और ऑब्जेक्ट आया सी पर, फिर सी से पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट एफ की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा होते होते अभी भी उल्टा लटक रहा है पर छोटा होते होते एफ पे जाके बिल्कुल बिंदी के साइज पहुंच जाएगा। जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बन रही होगी और उल्टी तरफ से सिकुड़ते सिकुड़ते वो डॉट साइज की हुई है, तो वो डॉट साइज भी उल्टा लटका हुआ हम मान लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो रेगुलरली छोटी होती हुई जा रही है, और वो जब बड़ी थी तब भी वो उल्टी लटकी हुई थी, और जब वो डॉट साइज की हो जाएगी जब भी वो उल्टी ही लटकी हुई होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज थी, इसीलिए मैंने उसको फर्स्ट केस में राउंड मार्क कराया था ताकि उसको आसानी से देखा जा सके समझ जाने के लिए।
और वहाँ पर ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी के केस डिस्कस होने के बाद हमें ये चीज़ें समझ में पड़ने पड़ी है कि किस तरह से इमेज सिकुड़ते हुए जा रही है, छोटी होती हुई जा रही है, या किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। क्या अब हमारे पास कोई केस रह गया? मैं बता देता हूँ, हाँ रह गया, एक 6 नंबर का केस रह गया। अब हम इमेज को कहाँ रखें, हमने कहाँ कहाँ रख लिया। क्या इमेज को मैं इन्फिनिटी पर रखूँ? नहीं, क्योंकि पहले केस में इन्फिनिटी पर ही रखा था। क्या मैं बियॉन्ड सी रखूँ, सी से पीछे? नहीं, सेकंड केस में रखा था। क्या सी और एफ के बीच में रखूँ? नहीं, ये भी हमने तीसरे केस में रख लिया था। क्या एफ पे रखूँ? ये भी हमने चौथे या पांचवें केस में रख लिया था। अब बात आई है छठे केस की। छठे केस में कहाँ पर रखें? एफ और पी के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पर। और ये ही सबसे पेचीदा, सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं वो बिल्कुल सेम थी, बस साइज थोड़ा सा चेंज हो रहा था, लेकिन हर किसी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। और इस केस में कहानी बदलेगी, इतिहास बदलेगा, सिचुएशन चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी? मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे निकली एक पैरेलल रे, टकराने के बाद वो कहाँ से निकलेगी? पास होगी फोकस से। दूसरी रे को मैं कैसे निकालूं? क्या मैं पोल से निकाल दूं? ये तो पोल पे टकराएगी और बिल्कुल इस वाले एंगल को फॉलो करते हुए चली जाएगी। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ऐसे रे आ रही है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात देखो, कभी भी दो रे कब काट रही होंगी एक दूसरे को? जब वो ऐसे एक दूसरे की तरफ सिकुड़ते हुए आ रही हैं, यानी कन्वर्ज होते हुए आ रही हैं। डाइवर्ज होती हुई रे कभी एक दूसरे को क्या काट रही होंगी? कभी भी नहीं काटेंगी, उल्टी डायरेक्शन में काटेंगी, जैसे हमने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था। तो वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। क्या ये एक दूसरे से दूर फैलते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे? हाँ। क्या कभी एक दूसरे को काटेंगे फिर पीछे की तरफ बढ़ते हुए? कभी भी नहीं काटेंगी। तो हम यहाँ पर चलते हैं, जब हमारी आंख यहाँ से बैठ के देख रही होती है तो दिमाग बोलता है अब चलो भाई बहुत देर हो गई, पीछे की तरफ बढ़ाओ, क्योंकि इधर की तरफ तो काट ही नहीं रही। और पीछे की तरफ बढ़ाते ही यहाँ पर ये काट देती है और ऑब्जेक्ट बनता है कुछ ऐसा। अब जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनी है इमेज। और इमेज का साइज क्या है? क्या हम अपनी खुली हुई आंखों से देख पा रहे हैं? क्या हम अंधे तो नहीं है? क्या इमेज का साइज छोटा है या बड़ा है? इमेज का साइज क्या दिख रहा है सीधे सीधे देखने में? बड़ा, यानी एनलार्ज। क्या इमेज का नेचर हमें दिख रहा है? क्या दोनों रे एक दूसरे को हकीकत में यानी वास्तव में काट रही हैं? हाँ या ना? ऑब्वियसली नहीं। और जो हाँ बोल रहे हो तो बस भगवान ही मानेगा तुम लोगों का। यानी वर्चुअल, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं काट रही, वर्चुअली हम काट रहे हैं, जबरदस्ती बढ़ा के काट रहे हैं, हमारा दिमाग कटवा रहा है। एंड क्या ये सीधी खड़ी है या उल्टी लटकी हुई है? जिस तरह से ऑब्जेक्ट था उसी तरह से ये खड़ी हुई है ना। और सीधे खड़े होने को क्या बोलते हैं? इरेक्ट, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है इस वाले केस में। अब ये हुआ इसके सारे इमेज फॉर्मेशन के केस एक कॉन्केव मिरर के। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके 6 के 6 केस होते हैं पूरे कॉन्केव मिरर में, 6 के 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फटाक से नोट करो, एक इसकी टेबुलर फॉर्म बना के उसमें फटाक से सारी चीज़ों को एक बार में लिख डालते हैं और फिर वहाँ से हम उन चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी जुबान पर होने चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें समझ में आने के साथ साथ दिमाग में भी होनी चाहिए ताकि हमारी एफर्ट बच जाए। सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। दूसरे पेज पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, उसके बाद इमेज का
साइज, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। सीरियल नंबर 1 यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज एट फोकस बनी, पॉइंट साइज की बनी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी। जब हमने केस 2 लिया तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का साइज छोटा था यानी डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल भी लिख सकते हो। क्या रियल थी? जी हाँ, ये तो पन्ने पलट पलट के हमें सारी चीजें दिख जाएंगी। इन्वर्टेड भी थी। केस नंबर 3 जब ऑब्जेक्ट को हमने एट सी पर रख दिया था तो इमेज बनी थी एट सी पर, साइज बना था सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 4 जब बिटवीन सी एंड एफ रखी थी तो बियॉन्ड सी बनी थी हमारी इमेज, साइज बना था एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड थी। केस नंबर 5 जब थी एट फोकस, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था? फोकस पर, इमेज बनी थी इन्फिनिटी पर, साइज था हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 6 जब हमारी इमेज थी बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में जब इमेज थी, उस केस में ऑब्जेक्ट था तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी थी और किस तरह से उसका नेचर था और क्या उसका साइज था। तो क्या हमें इमेज दिखी है? बियॉन्ड, या फिर बियॉन्ड से बढ़िया सूटेबल वर्ड है बिहाइंड मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बनी थी। साइज क्या था? एनलार्ज, बस थोड़ी सी बड़ी थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। और वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी सीधी खड़ी हुई, इस तरह की हमारी इमेज बनी थी लास्ट वाले केस में, और ये सबसे अनोखा केस था। इस तरह से हमारी टेबल खत्म होती है ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगले केस में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे 6 के 6 केस हो गए अपने कॉनकेव मिरर के। किस तरह से कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है और किस तरह से नहीं, हमने सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली हैं डिटेल में। आज हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लॉजिकल सा लेक्चर रहा है ये। इसको हमें प्रैक्टिस जरूर करते रहना पड़ेगा बार बार, ताकि हमारी इसमें प्रैक्टिस बनी रहे। प्रैक्टिस को बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं, आपको 3 से 4 बल्कि 4 से 5 मैं कहूँगा इस वाले लेक्चर के, तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है। 4 से 5 एटलीस्ट इसके रिवीजन ले लें हमें अगली क्लास से पहले, और इसको बखूबी अपने दिमाग में उतार लेना है। कॉनकेव मिरर की जो चार्ट है, ये वाली जो इमेज फॉर्मेशन की चार्ट है, इसको भी हमें अपने दिमाग में उतार लेना है। कोई रट्टा नहीं मारेंगे, 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, खुद देख, बगैर देखे, कॉपी में देख के नहीं, बगैर देखे, तो हमारी अपने आप ये दिमाग में उतर के आ जाएगी। और इसको हम पूरी तरह से रिमाइंड करने के बाद ही अगली क्लास में झांक रहे होंगे। ये तुम्हें अपने गोल की कसम है, समझ रहे हो। अगली वीडियो तुम आज देखो या ये वाली वीडियो जिस दिन पब्लिश हुई है उस दिन देख रहे हो, या 10 दिन बाद या 50 दिन बाद या 1 महीने बाद,
बल्कि 1 साल बाद भी देख रहे हो, तो जो अगली वीडियो में प्रोसीड करने से पहले इस क्लास को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन करके जरूर जाओ, तभी तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम बातें करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अगली वीडियो सीधा नेक्स्ट डे आ जाएगी। तब तक के लिए आपने ये सारा होमवर्क कंप्लीट रखें और थोड़ा बुक को भी पढ़ लें। बुक में से हम एक रीडिंग ले लेंगे तो हमें पता चल रहा होगा कहीं टीचर हमें गलत तो नहीं पढ़ा रहा या हमारा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। वहाँ से हमें टीचर की क्रॉस चेक भी करते रहना चाहिए। कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा मत करो, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और टीचर। खुद भी थोड़ी एफर्ट मारो। इससे क्या होगा, हम नालायक बनने से भी बच जाएंगे, क्योंकि हमें अब आदत है हर बात को वेरीफाई करने की, यानी हर चीज़ का पुष्टिकरण करने की। और हर चीज़ को वेरीफाई करेंगे तो हमारे अंदर से आलस यानी आराम वाली बीमारी निकल जाएगी और हम हर चीज़ के लिए मेहनती बन रहे होंगे। और इसी ज्ञान के साथ आज के वीडियो लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, क्योंकि कोरोना वायरस कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। और सी यू, गुड डे, मजे मारो, मौज मारो और पढ़ते ज़रूर रहो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय गाइस।